देखिए, दिव्य बनने का सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में है। यहाँ पे जो कहा गया दिव्य बनने की सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में है। अच्छा, यहाँ पे एसएम फेवरेट एडिटोरियल है। लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठा महानता की कुंजी। बहुत अच्छी बात कहा गया। लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठा महानता की कुंजी है। हर छोटे से छोटा कार्य करने वाले व्यक्ति में भी दिव्य बनने की सामर्थ्य होती है। उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वो अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करे तथा अपने जीवन में कभी भी अपनी निष्ठा के साथ समझौता ना करे। देखिए, दिव्य बनने की सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में है। यहाँ पर जो कहा गया, देखिए, लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठा महानता की कुंजी। बहुत अच्छी बात कहा गया। लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति, बहुत अच्छा लाइन यहाँ पर देखिए, लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठा महानता की कुंजी है। लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठा महानता की कुंजी है। हर छोटे से छोटा कार्य करने वाले व्यक्ति में भी दिव्य बनने की सामर्थ्य होती है। हर छोटे से छोटा कार्य करने वाले व्यक्ति में भी दिव्य बनने की सामर्थ्य होती है। उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वह अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करे। उसे हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वह अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करे, अपने जीवन में कभी भी अपनी निष्ठा के साथ समझौता ना करे। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। जब हम संसार की दिव्य विभूतियों के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं, ये अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। प्रकृति ने मनुष्य को कतिपय शक्तियाँ प्रदान की है। इनमें मुख्य 7 हैं: शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, नैतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, कलात्मक शक्ति और संवेदनशील शक्ति, विवेक। इन शक्तियों में से यदि मनुष्य मात्र एक शक्ति का चरम विकास कर ले तो कोई व्यक्ति कितना ही साधारण क्यों ना हो, वह दिव्यता को प्राप्त हो सकता है। यदि उसने अपने भौतिक जीवन का रिश्ता किसी दिव्य लक्ष्य से कर डाला है तो व्यक्ति अनायास एक दिव्य मानव कहलाने का अधिकारी बन जाता है। इसके विपरीत आज भौतिकवादी शक्तियों के प्रति मनुष्य अत्यधिक जागरूक हो गया है तथा अन्य शक्तियाँ उपेक्षित हो गई और मनुष्य किसी भी दिशा में पूर्ण विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पाता। हमारे युवा वर्ग को चाहिए को विचार करके देखें कि यहाँ पर उनकी मानसिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ कहीं उपेक्षित तो नहीं हो रही है। आधुनिक मनोविज्ञान अनुसार भी संश्लिष्ट व्यक्ति वह है जिसकी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का समांतर विकास हो रहा है। पूर्व विचारधारा और आधुनिक विचारधारा के सम्यक समन्वय द्वारा व्यक्ति सहज ही महान बन सकता है। पूर्व विचारधारा और आधुनिक विचारधारा के सम्यक समन्वय द्वारा व्यक्ति सहज ही महान बन सकता है। बहुत अच्छी बात, व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कर्तव्य के प्रति निष्ठा की दृष्टि समस्त जीवधारी समान है। व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा की दृष्टि समस्त जीवधारी समान है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया कि कोई कार्य, यहाँ पर देखिए, कि कोई कार्य ना छोटा है और ना बड़ा है। महत्व केवल अपने कार्य के प्रति निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन का है। हमारा युवा वर्ग समझ ले कि कर्तव्य पालन का ही नाम धर्म, न्याय, सुधर्म पालन आदि कहलाता है। समस्त महान विचारकों ने, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित, तो एक ही बात पर बल दिया है कि व्यक्ति अपने आप को पहचाने, अपने कर्तव्य को समझे और पूर्ण निष्ठा और सामर्थ्य के साथ उसका पालन करे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कहा कि बड़े से बड़े, देखिए यहाँ पर क्या कि बड़े से बड़ा प्रलोभन आने पर भी समझौता किए बिना उस मार्ग पर निरंतर अग्रसर बना रहना होगा। बड़े से बड़ा प्रलोभन आने पर भी समझौता किए बिना उस मार्ग पर, उस रास्ते पर निरंतर अग्रसर बना रहना होगा। देखिए, बहुत अच्छी बात, आपको बहुत अच्छा यहाँ पर एडिटोरियल है। क्या पुरुषार्थ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उनसे वंचित क्यों हो। पुरुषार्थ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उससे वंचित क्यों हो। ये बात यहाँ पर, यदि हम अपनी ये सामर्थ्य अनुसार, देखिए यहाँ पर जो कहा कि यदि हम अपनी सामर्थ्य अनुसार कर्म करें तो हम अपने आप को अचंभित कर डालेंगे। यदि हम यहाँ पर देखिए क्या कि यदि हम अपनी सामर्थ्य अनुसार कर्म करें तो हम अपने आप को अचंभित कर डालेंगे। थॉमस एडिसन ने कहा था, एक गाय खूंटे से बंधी है। गाय को बांधने वाली रस्सी जितनी लंबी होगी उसके अनुसार बनाए जाने और परिधि में आने वाली घास का सेवन वो आसानी से कर सकती है, क्योंकि उस परिधि में जाने की विचरण करने की स्वतंत्रता उसको प्राप्त है।
देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गई है। यह जो गाय है वह हम मनुष्य है। गाय हम मनुष्य हैं। खूंटा हमारा भाग है जिससे हम बंधे हुए हैं। रस्सी हमारी कर्म स्वतंत्रता के क्षेत्र को निर्धारित करती है। प्रत्येक मनुष्य अपना भाग लेकर आता है और भाग के अनुसार ही वह छोटी या लंबी रस्सी से बंधा होता है। रस्सी की लंबाई व्यक्ति विशेष के पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार तय होती है। अब या तो वह अपने अपने भाग के भरोसे रहते हुए खुट्टे से चिपक जाए, रस्सी को खूंटे के चारों ओर लपेट दे और निष्क्रिय बैठकर रस्सी द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता क्षेत्र से अपने को वंचित कर दे और उसकी परिधि में प्राप्त घास रूपी उपलब्ध शामिल सुविधाओं अवसरों से अपने को वंचित कर दे, अथवा थोड़ा सा पुरुषार्थ कर उन उपलब्धियों के वरदान प्राप्त करे जो लोग भाग के भरोसे बैठे रहते हैं और पुरुषार्थ को गौण एवं व्यर्थ की वस्तु मानते हैं। वे लोग उतनी घास रूपी सुविधाओं से भी अपने को वंचित कर देते हैं जो पूर्व जन्म के कृत कर्म के फल से उन्हें सहज रूप में प्राप्त हैं। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, पुरुषार्थ प्राप्त व्यक्ति भाग द्वारा प्रदत्त कर्म स्वतंत्रता का लाभ भी उठाता है तथा भावी भाग का निर्माण भी करता है। कुछ कर्म नकद सौदे की भांति तत्काल फलदायी होकर भाग को बदलता भी रहता है। रामानुज लक्ष्मण ने ठीक ही कहा था, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए कहा गया, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। हमें कर्म स्वाभाविक रूप से शुभ अशुभ से निमित्त होता है। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। यानी कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म स्वाभाविक रूप से शुभ अशुभ से निर्मित होता है। हम कोई भी ऐसा कर्म नहीं कर सकते जिसमें कुछ ना कुछ अशुभ का अंश ना हो, और ऐसा भी कोई कर्म नहीं है जिससे शुभ का अंश निहित ना हो। शुभाशुभ कर्म ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास शुभाशुभ कर्म ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का कथन सार्थक है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हीं करतार, संत हंस पय गुनी गहिए परिहर वारी विकार। देखिए यहाँ पर कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हीं करतार, संत हंस पय गुनी गहिए परिहर वारी विकार। देखिए संत खलील जिब्रान की वाणी कितनी प्रेरणापद है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा या इच्छा तत्व का विस्तार है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा या इच्छा तत्व का सितार है। यह तुम्हारे हाथ की बात है कि तुम उससे मधुर संगीत निकालते हो या बेसुरी आवाज़ें। संत खलील जिब्रान की वाणी कितनी प्रेरणा। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का सितार है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का सितार है। यह तुम्हारे हाथ की बात है कि तुम उससे मधुर संगीत निकालते हो या बेसुरी आवाज़ें निकालते हो। भाग को जानने के लिए लोग प्राय ज्योतिष या ज्योतिषुक सहारा लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि परंतु श्रम एवं प्रयास के अभाव सफलता प्राप्ति कोई संभावना ही नहीं रह जाएगी। इसी से कहा जाता है कि भाग्य जानने से अच्छा है कि हम निरंतर कर्म करते रहे। भाग का लेखा पढ़ना यवनिका। देखिए यवनिका के पीछे भाग का लेखा पढ़ना, यवनिका के पीछे सज्जित भाग का लेखा पढ़ना यवनिका के पीछे सज्जित होने वाले पात्रों के स्वरूप का अनुमान लगाने से भी अधिक कठिन है। निराशा मन की गिरावट एवं अनावश्यक चिंता से बचने का एक ही उपाय कि निरंतर पुरुषार्थ करते रहना। निराशा मन की गिरावट एवं अनावश्यक चिंता से बचने का एक ही उपाय है, निरंतर पुरुषार्थ करते रहना। अतीत को बदला नहीं जा सकता, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता। केवल भविष्य का निर्माण हमारे हाथ में, हमारे अधिकार में है, जो पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त है। सुधांशु जी महाराज नामक संत कहते हैं कि सारी सृष्टि का आधार श्रम है। श्रम से नींद तो अच्छी आती ही है, उससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी आगे बढ़ते हैं। रामायण और महाभारत की कथाएं हमें पुरुषार्थ का संदेश ही देती है। उनके अमर होने का रहस्य ही यह है कि वे पुरुषार्थ की विजय गाथाएं हैं। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि अमेरिकी संस्कृति को जानिए। आजकल अमेरिकी संस्कृति का बोलबाला है। हर बात पीछे उसका नाम लिया जाता है। रहन सहन, खान पान, फैशन आदि प्रत्येक से उसकी पहचान देने की चेष्टा की जाती है। देखिए हटाइए, इस बार ये महत्वपूर्ण बातें नहीं है। सांस्कृतिक आधार साधना और निर्माण है।
ठोस उपलब्धियों के बिना संस्कृति और सांस्कृतिक परंपरा कैसी? अमेरिका में ठोस उपलब्धियों एवं कलाकृतियों का सर्वथा अभाव है। अमेरिकी संस्कृति जैसे किसी वस्तु का अस्तित्व असंभव है। अमेरिका के कर्णधार स्वयं एक ऐसी संस्कृति खोज में जिसका अभी नामकरण नहीं हुआ है। देखिए संस्कृति, यहाँ देखिए संस्कृति मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि और कृति कहते हैं। हमें देखना यह है कि अमेरिका और अमेरिकियों की उपलब्धियों क्या है, इनकी परंपराओं का अतीत क्या है। जहाँ तक सांस्कृतिक क्षेत्र उपलब्धियों का सवाल है, हम वह प्राय शून्य के समान दिखाई देते हैं। भारत के समान ना वहाँ प्राचीन मूर्तियाँ मिलती हैं, ना प्राचीन भवन, ना संगीत का कोई घराना इत्यादि। देखिए हम जो कहा गया, जो आपको देखिए विश्व की संस्कृति नाम लेते समय प्राय यह नाम लिए जाते हैं: भारत, यूनान, रोम, चीन और मिस्र। हम गंभीरतापूर्वक विचार करें तो हम पाएंगे कि इन संस्कृतियों में भवन निर्माण यानी स्थापत्य कला की गहरी परंपरा मौजूद है। रोमन यूनानी संस्कृति में अनेक प्रकार के उच्चकोटि भवन है। मिस्र के पेगोडा आज भी अपनी निर्माण कला द्वारा विश्व को चमत्कृत किए हुए। भारतीय संस्कृति में ज्ञान विज्ञान की परंपरा तो अपना महत्व रखती है। ललित कला के समस्त भेदों की स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला की सुदीर्घ और व्यापक परंपरा उपलब्ध है। भारत के किसी भी भूभाग का खनन करने पर सांस्कृतिक अवशेष उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ कण कण में सांस्कृतिक उपलब्धियाँ समाई हुई है। इसलिए कवि इकबाल ने कहा था, यूनान और मिस्र की संस्कृतियाँ मिट गई है, पर हमारी संस्कृतियाँ ज्यों की त्यों सुरक्षित है, जबकि विदेशी आक्रमणकारी ने वर्षों तक इसको नष्ट करने का अनवरत प्रयत्न किए हैं। देखिए यहाँ पे इकबाल के, यहाँ देखिए क्या इकबाल की ये शब्द भारतीय संस्कृति की अक्षुण्णता को समस्त दिशाओं में गुंजायमान करते हैं। कुछ बात है ऐसी देखिए कुछ बात है ऐसी कि कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, नहीं, जबकि दुश्मन रहा है दौरे जहाँ हमारा, कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जबकि दुश्मन रहा है दौरे जहाँ हमारा। अब देखिए वास्तव में संस्कृति का निर्माण आपको स्थानीय निवासियों कठिन साधना द्वारा संभव होता है। अमेरिका में ना केवल स्थायी निवासी और ना साधना ही आपको है वहाँ। देखिए हमें याद रखना चाहिए कि ठोस साधना और तदनुरूप उपलब्धियों के द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है। जैसा हम कह चुके हैं कि जहाँ भी लुटेरे या बाहर से आकर बसने वालों का प्रभुत्व रहता है, वहाँ सांस्कृतिक विकास की कोई संभावना नहीं होती। रोम, यूनान और मिस्र के निवासियों ने साधना के निर्माण किया और विश्व की सांस्कृतिक सभ्यता में योगदान किया, तो वे एक विशिष्ट सांस्कृतिक दावेदार बन गए। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, वहाँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ की समस्त भूमि सांस्कृतिक साधना की स्थली है। बिना निर्माण के संस्कृति की पहचान कैसी? देखिए पारंपरिक, यहाँ पर जो आपको कहा गया पारंपरिक तौर पर संस्कृति के दो स्वरूप होते हैं। पहला दर्शनीय अर्थात दिखाई देने वाली स्थापत्य कला, मूर्ति कला आदि। दूसरा दिखाई ना देने वाली, जैसे कि नृत्य, संगीत, लोक कथाएं, जनश्रुतियाँ आदि। जब सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की बात आती है तो जितना महत्व प्राचीन मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों, किलों, महलों को सहेजने का है, उतना ही महत्व कला और संस्कृति के विभिन्न आयामों को समझने, उन्हें आत्मसात करने, उन पर गर्व करने का। उदाहरण की संस्कृति से राष्ट्र गौरवशाली नहीं बन जाता। अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने तथा उस पर गर्व करने का दायित्व युवा पीढ़ी पर है। देखिए यहाँ पर है क्या प्रशासनिक सेवाओं में हिंदी के महत्व को पहचानिए। देखिए हिंदी माध्यम वाले प्रतियोगियों को प्रशासनिक सेवाओं में मिलने वाली सफलता हिंदी के महत्व को उजागर करती है। इससे मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को इन सेवाओं में आने का अवसर मिल रहे हैं। इससे प्रशासनिक अधिकारियों और जनता के बीच दूरियां समाप्त हो रही है और जनसंपर्क समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है। भारतीय शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं में हिंदी माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं की संख्या क्रमशः बढ़ रही है। यह जानकर किस राष्ट्र प्रेमी को खुशी नहीं होगी। एक समय था जब सिविल सेवाओं में हिंदी माध्यम की बात करना हास्यास्पद प्रतीत होता था। इस संदर्भ में यह भी ध्यातव्य है कि उन दिनों हिंदी के प्रयोग की बात करना में पिछड़ेपन की निशानी मालूम पड़ती थी, परंतु हिंदी प्रेमियों की निष्ठा और लगन के कारण आज यह स्थिति उत्पन्न हो गई कि हिंदी को सिविल सेवा में सामान्य स्थान प्राप्त हो गया है और ऐसा होना स्वाभाविक है। देखिए क्योंकि हिंदी भारत राष्ट्र की स्वयं सिद्धि राष्ट्रभाषा है। आज हम सिविल सेवाओं में उसके बढ़ते हुए प्रयोग से हिंदी की इस प्रवृत्ति का दर्शन कर रहे हैं। बात केवल प्रशासनिक सेवाओं में हिंदी के बढ़ते प्रयोग तक सीमित नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में कार्यरत अपने विशेषज्ञों को हिंदी के संप्रेषण का माध्यम बनाने की प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि निचले स्तर और मध्य स्तर के कर्मी को जिनमें अधिक संख्या हिंदी भाषी से संवाद करने के पर्यवेक्षण और प्रबंधक के अधिकारी को हिंदी की समझ होनी चाहिए। राजनीतिक कारणों से हिंदी का पूरा विरोध करने
दक्षिणी राज्य विशेष रूप से तमिलनाडु उत्तरी राज्यों से गए कर्मियों तथा समान उपभोक्ताओं से संवाद करने के लिए हिंदी सीखने के लिए बाध्य होना पड़ा है। दक्षिण भारत के गैर हिंदी भाषी IAS IPS और अन्य सेवाओं के अधिकारियों को जब उत्तर के हिंदी भाषी क्षेत्रों में तैनाती मिलती है तो उनके लिए हिंदी सीखना एक बाध्यता हो जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं, देखिए यहाँ पर क्या है कि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के चयन का मौजूदा ढांचा कोठारी आयोग की संस्था पर आधारित है। वर्ष 1979 में ही इस आयोग की सिफारिशों के बाद उम्मीदवारों को सवालों के जवाब अंग्रेजी के अतिरिक्त भारतीय भाषा में लिखने का अधिकार मिला। परिणाम स्वरूप न केवल हिंदी क्षेत्र के बल्कि दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के वे छात्र भी इस सेवा में चुने जाने लगे जो केवल अंग्रेजी में परीक्षा देने की स्थिति में हरगिज नहीं चुने जा सकते थे। 3 दशक पहले तक प्रशासनिक सेवा जाने के लिए साक्षात्कार सिर्फ अंग्रेजी में हुआ करते थे और यह चयन के बाद जिस राज्य का कैडर उन्हें मिलता था वहाँ की भाषा जानना उनके लिए आवश्यक नहीं था। सरकारी नीतियों को नौकरशाही लागू करती थी। जब केवल अंग्रेजी का प्रयोग सिविल सेवाएं करती थी तो सरकारी नीतियों को लागू करने वाले एक विशेष वर्ग अभिजात वर्ग के व्यक्ति हुआ करते थे। वे प्रतिदिन उनके कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग दो कारणवश करते थे। अंग्रेजी के प्रयोग में उनको सुविधाएं होती थी तब वे सामान्य जन से अपने को दूर रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि एक प्रत्येक व्यक्ति सरकारी नीतियों के प्रति जागरूक हो, सामान्य जन सरकारी नीतियों को समझे। ऐसे नौकरशाह जन सामान्य के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकते थे। अब हिंदी का प्रयोग होने से यह परिवर्तन हुआ कि जन सामान्य में से भी प्रशासनिक अधिकारी चुने जाने लगे हैं। जनता सरकारी नीतियों के प्रति जागरूक हो गए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के और जनता के बीच में संवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन प्रशासनिक अधिकारियों ने आम जनता की परेशानियों को समझकर उनके प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया क्योंकि उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी वही है। इतना सब होने पर अभी सुधार के लिए बहुत कुछ शेष है क्योंकि अभी भी अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है। प्रश्न पत्र मूलतः अंग्रेजी में तैयार किया जाता है और हिंदी माध्यम वालों के सब उसका अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। अनुवाद में प्राय गलतियां हो जाती है और इससे हिंदी माध्यम वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही स्थिति साक्षात्कार में भी बनी हुई है। साक्षात्कार करने वाले अभी भी अंग्रेजी को महत्व देते हैं और हिंदी माध्यम प्रतियोगिता किसी सीमा तक घाटे में रहते हैं। इतना होने पर भी हिंदी माध्यम अनेक प्रतियोगी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। स्पष्ट है कि हिंदी की स्थिति क्रमशः सुदृढ़ हो रही है और इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा है। ध्यातव्य की बात में अभी भी अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 7% अधिक नहीं है। अतः 7% जनसंख्या के मध्य से चयनित अधिकारी भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी उस वर्ग के होने चाहिए जो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदी के प्रयोग ने इस आवश्यकता की पूर्ति की और भारतीय प्रशासनिक सेवा क्रमशः भारतीयकरण देशीकरण होता जा रहा है। इस प्रकार जनता और प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य संवाद में वृद्धि हो रही है और प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनते जा रहे हैं। निष्कर्षतः हिंदी के प्रयोग से निम्नलिखित लाभ हुए हैं। पर इससे भारतीय नौकरशाही का चरित्र बदला है। इससे में केवल एक वर्ग विशेष अभिजात वर्ग के लोग ही प्रशासनिक सेवाओं में आ पाते थे। अब मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग भी प्रशासनिक सेवाओं में पहुंचने लगे हैं। यह स्थिति स्वागत योग्य है क्योंकि जनता के मध्य से आए लोगों को राष्ट्र निर्माण में भाग लेने का अवसर प्राप्त होने लगा है और देखिए और वे जन सामान्य कठिनाइयों को ध्यान रखने लगे हैं। इस प्रकार लोक भाषाओं को बल एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस प्रकार से लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्राप्त हो रही है। पहले सिविल सेवा नगर निवासियों तक सीमित थी। लोक भाषा के प्रयोग ने लोक भाषा के प्रयोग ने ग्रामवासियों के लिए सिविल सेवाओं का रास्ता खोल दिया। इससे जमीनी स्तर के लोग भी सिविल सेवाओं में आने लगे हैं। गाँव देहात के लोगों के आने से लोक शिक्षण, लोक स्वास्थ्य, ग्रामीण रोजगार और जमीनी स्तर की योजनाओं के प्रति नई जागरूकता और समझ विकसित होगी। इस प्रकार प्रशासनिक अधिकारियों में गांव के प्रति उदासीनता का अंत होगा और ग्राम विकास योजना क्रमशः अधिक सफल होगी। हमारे युवा वर्ग को समझ लेना चाहिए कि प्रशासनिक सेवा में हिंदी का प्रयोग करने से आपको जनता की सेवा करने का अधिक अवसर प्राप्त होंगे और आप राष्ट्र निर्माण में पूरी सक्रियता से भाग ले सकेंगे। देखिए एक अच्छा एडिटोरियल है, बी द मास्टर ऑफ योर फेट। देखिए यहाँ जो कहा गया, देखिए बी द मास्टर ऑफ योर फेट, अपने भाग का मालिक बनिए। देखिए अकॉर्डिंग टू ए बिलीफ मैन इज लाइक ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ फेट और डेस्टिनी। देखिए यहाँ पर क्या कि ही इज पावरलेस। देखिए ही इज पावरलेस इन द मिड्स ऑफ फोर्सेस डेस्टिनेड यहाँ पर क्या डेस्टिनेड बाय ऑल पावरफुल नेचर और से गॉड। दिस व्यू इज हेल्ड बाय फैटलिस्ट that is those believe in fate those believe in fate and only and not in their own action. The brave and the mean of action never subscribe to the views of the fatalist. The second category of people believe in man's own action. Certainly every individual can become the master of his fate if he direct his action in a positive direction. Good action will bring good rewards and the vice versa. To be master of one's
own fate, one required to have faith in one's own action. A person who wants to be master of his fate must make work his own companion. He should have an ethical outlook on life. In other words, he should be a man of character. For PS may determine anybody's fate. There are perseveration. For PS देखिए परसिपालेशन परसिपालेशन परसिवरेंस परसिस्टेंस परसिपालेशन देखिए परसिपालेशन यहाँ पर परसिपालेशन आप यहाँ पर PER आपको थोड़ा इसको बड़ा कीजिए ताकि आपको दिख अच्छा से दिखे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पर्स जो सबसे पहला आपको देखिए परसिपालेशन यहाँ पर है कि परसिपालेशन परसिवरेंस परसिवरेंस persistence and patience. These combined with character will certainly lead him on to the road to success. Becoming planning in order to reap rich fruit of one's actions. It is the fitness of things for one to strive to become the master of one's fate rather than to allow oneself to suffer from a heavy weight of fatalism. देखिए यहाँ पर क्या है कि टू फ्रेंड्स वन डिवोटी एंड टू फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या है कि टू फ्रेंड्स वन डिवोटी एंड द अदर ए डिबाउच। टू फ्रेंड्स यहाँ देखिए क्या कि टू फ्रेंड्स वन डिवोटी एंड द अदर ए डिबाउच। टू फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या कि टू फ्रेंड्स वन डिवोटी एंड द अदर ए डिबाउच ऑन वन नाइट वेंट ऑन देयर errands. That is, the former went to join devotional songs and the other one for wine and fun. In the morning when they were returning, a piece of glass passed through the foot of the devotee, and the debauch found lying on the road a 100 rupee note. Out of curiosity, they went to an astrologer to know about the working of their stars. The astrologer, after making some calculation in his own way, said, the man who got a prick of a glass piece was to face the sword, and the other one was destined to get a big treasure. But their action worked in a way that fates of both our friends were oppositely affected. देखिए यहाँ देखिए बट देयर एक्शन वर्कड इन ए वे दैट फेट्स ऑफ बोथ द फ्रेंड्स वर अपोजिटली अफेक्टेड। यहाँ जो कहा देखिए यहाँ पर some so here comes to the fact that chain of action works in a continuous manner and one gets the result of past and present action. Some call it the play of fate, luck or God. Obviously ignorant people यहाँ देखिए क्या कि obviously ignorant people say that the cause of sorrow and pain is good or luck, while the wise men accept that they themselves are responsible for their ills, pains and sorrows. The other part is also true that pleasure and comfort are also the result of their action. It has been rightly said, as you sow, so you reap. Wise men consider themselves only the outer cause of every action of God. That is, they consider themselves a pen in the hands of gods and do the rest according to his wishes. To consider oneself as only the outer cause means that the door is only concerned with performing his duties and not their result or effect. So the action rightly done automatically creates a favorable effect, or to put it in other words, every and any effect is accepted as beneficial. देखिए यहाँ जो कहा गया एक्शन इज व्हाट क्रिएट एन इफेक्ट एंड द होल वर्ल्ड वर्क्स अंडर द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. एक्शंस आर ऑफ टू काइंड्स, फर्स्ट डन फॉर वंस ओन बेनिफिट एंड द अदर्स डन फॉर द good of the society or humanity. Action is like a heavy stone splashed in the ocean of space, creating endless ripples, all knocking on the shore. Nature tries to restore balance of disturbance created by different action, and his process work both
at the higher and lower levels. Buddha Dev looking at the man creating these reapers rightly said that you yourself, देखिए you yourself are responsible for creating reapers of sorrow and pain. बहुत अच्छी बात देखिए यहाँ पर कहा गया, अच्छी लाइन यहाँ बुद्धा देव, देखिए बुद्धा देव Buddha looking at the देखिए Buddha looking at the man creating these reapers rightly said that you yourself are responsible for creating reapers of sorrow and pain. You are your dispenser of sorrow. देखिए the theory of action works like this. We create ready action creates we create ready action, देखिए we create ready action creates accumulated action, and this create fate, and this create fate again affect, देखिए fate again affect and molds fate again affect and molds our action, so this cycle goes on eternally. It may be noted that thoughts play a very important role in the working of the theory of karma. For example, three person give charity to him, one to get rid of him, two to help him out of pity, and three has a duty to help suffering humanity. The outer action is the same, but the motives behind are different, and the effect of these actions are also bound to be different. Obviously देखिए obviously the third man will feel most satisfied and at peace. This means देखिए यहाँ पर क्या, this means that if while doing an action we keep it probable effect in mind, there would hardly arise an occasion for suffering and sorrow. It follows all complaint is rebellion against the law of karma or nature. Do remember that the past cannot be changed, the present cannot be avoided, what can be changed is future. So we must manage and control our action keeping the, so यहाँ बहुत अच्छी बात कहा गया, डू रिमेंबर, देखिए डू रिमेंबर दैट बहुत अच्छी बात यहाँ याद रखिए कि डू रिमेंबर दैट द पास्ट कैनट बी चेंज, द प्रेजेंट कैनट बी अवॉइडेड, द प्रेजेंट कैनट बी अवॉइडेड, व्हाट कैन बी चेंज इज फ्यूचर, व्हाट कैन बी चेंज्ड, व्हाट कैन बी चेंज इज फ्यूचर, व्हाट कैन बी चेंज इज फ्यूचर, व्हाट कैन बी चेंज इज फ्यूचर. So we must manage and control, so we must manage and control our actions. So we must यहाँ पे क्या है, so we must manage and control our action keeping the future life in view, It may be noted here that the theory of karma does include the theory of reincarnation. The chain of past, present and future must be viewed in this context. The chain of past, present and future must be viewed in this context. The theory of karma provides us opportunity for mending our mistakes. Making mistakes is human and learning from them is wisdom. देखिए making mistake is human and learning from them is wisdom. The theory of karma provides us opportunity for mending our mistakes. देखिए making mistake is human and learning from them is wisdom. One who does not learn from mistake is foolish, and one who claims to have committed no mistake is definitely as ignorant as log of wood, as he seems to have done nothing in life. The theory of karma, बहुत अच्छी यहाँ पर लाइन ये कहा गया था, the theory of karma opens the way for man to be the master of his destiny and dispenser of pain and pleasure. The theory of action assure one of the future redemption and development. देखिए to put यहाँ पर क्या है कि to put it in other words, every saint has, देखिए to put it in other words, every saint has a past and every sinner has a future. This means we are the master of our fate. Our young readers will do well to try to take their karma in their hands and become the master of their fate. दुनिया भारत से सीख रही है सतर्क उपभोक्तावाद के सबक, ये बहुत अच्छा यहाँ पे है, अब इसको देखिए. देखिए आज जब हम यहाँ पर देखें कि आज जब पूरा अमेरिका आश्चर्य कर रहा है कि उपभोक्तावाद के प्रति अमेरिकियों के आशावाद को क्या हो गया, तब कुछ अमेरिकी कंपनियों ने भारतीयों के सतर्क उपभोक्तावाद से सबक सीखे हैं. नहीं तो मैकडोनाल्ड्स जैसी वैश्विक कंपनियां भला क्यों तब तक टमाटरों के बिना ही बर्गर बेचने का निर्णय लेती जब तक उसकी कीमत स्थिर नहीं हो जाती.
देखिए उन्होंने अपने इस निर्णय का उन्नत किस्म के टमाटर को अनुपयुक्त बताया और हाल फिलहाल के लिए उन्हें अपने मेनू से हटा लिया है। देखिए मैकडॉनल्ड दावा कर रही कि वह अधिकांश कृषि प्रणाली अपना इस समस्या का समाधान कर रही है, जिनमें एक नियंत्रित परिवेश में हाइड्रोपोनिकली विकसित किए गए टमाटर भी शामिल है, ताकि मौसम की अनिश्चितता से निर्मित होने वाले खतरों से बचा जा सके। लेकिन कईयों का मानना है कि इसका कारण टमाटर की कीमतें हैं। अब कि अमेरिकी उपभोक्तावाद एक अरसे से वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संचालक रहे हैं। वे जमकर खरीदारी करते हैं और जब उन्हें लगता है कि उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है तो वे चीज़ों को कूड़ेदान के हवाले कर देते हैं। अमेरिका का निजी उपभोग उसके जीडीपी का 2/3 है, लेकिन हाल के समय में उनका व्यवहार बहुत विचित्र रहा है। इससे उपभोक्तावाद की सोच को जानने के लिए सर्वेक्षकों को नियुक्त किया गया है। अमेरिका में निवेशक इसको लेकर चिंतित है कि लोग अब पहले से कम खर्च कर रहे हैं। उनके सर्वेक्षणों के मुताबिक 70% से अधिक लोगों को लगता है कि जल्द ही मंदी चपेट में ले लेगी। वही 44% मानना है कि मंदी पहले ही शुरू हो चुकी है। रेस्तरां खर्च और टिकाऊ चीज़ों की खरीद में कटौती इसका संकेत है। सैन फ्रांसिस्को, यहाँ देखिए क्या कि सैन फ्रांसिस्को के फेडरल रिजर्व का कहना है कि $500 अरब की सेविंग्स की गई है, जिनमें निम्न वर्ग के लोगों ने भी योगदान दिया है। कुछ सर्वेक्षण के अनुसार मंदी की स्थिति में इन बचतों को खर्च किया जाएगा। वहीं वाशिंगटन फेडरल रिजर्व के एक अर्थशास्त्री का मत है कि जरूरी चीज़ों की महंगाई के चलते बहुत संभव 2023 की मौजूदा तिमाही में सेविंग्स पहले ही समाप्त हो चुकी हो। देखिए उन्होंने विभिन्न प्रणालियों से अर्थव्यवस्था का आकलन करने के बाद कहा कि गरीब लोग वास्तविक मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं, जो अधिकृत रूप से घोषित 4.7% के औसत से बढ़कर 5.8% जा पहुंची है। वहीं बेरोजगारी की प्रभावी दर भी 20% पर पहुंच चुकी है, जबकि सरकारी आंकड़ा 3.7% का ही था। साथ ही ये सर्वेक्षण मानते हैं कि उपभोक्तावाद को बढ़ती ब्याज दरों, भू राजनीतिक चुनौतियों और राजनीतिक गतिविधियों का भी अंदेशा इस अधिकांश अमेरिकी अपनी बचतों से असंतुष्ट है। धीमी जीवनशैली और घर में ही भोजन पकाकर खाने का चलन बढ़ रहा है। लेकिन लोग डू ईट योरसेल्फ सामग्रियों की खरीद कर लें, और जो रेडी टू यूज सामग्री की तुलना में कम महंगी होती है। इसकी तुलना में बेरोक-टोक खरीद और सप्ताहांत में क्रेडिट कार्डों के जरिए बड़े पैमाने पर शॉपिंग की चीर परिस्थिति अमेरिकी आदत अब चरण से बाहर जा रही है। अब देखिए निष्कर्ष आपको यही हुआ कि हमारे पुरखों ने हमें जीवन शैली के जो सबक सिखाए थे, हमें जीवन शैली के जो सबक सिखाए थे, उनमें से आज बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। ऐसा ही एक सबक है सतर्क उपभोक्तावाद का, जिसे अब अमेरिका जैसे भौतिकवादी उपभोग बाजार भी अपना रहा है। अब यह हमारी बारी है कि पश्चिमी जीवन शैली अपनाने के बजाय खुद भी यह सबक सीखें। देखिए बहुत अधिक यहाँ पर कहा, एक हफ्ते से टमाटर किचन का बजट बिगाड़ रहे हैं। अब रही सही कसर का मिर्च निकाल दिया, जो इस हफ्ते 116 से महंगी हो गई। कम जगह घेरने वाली तीखी मिर्च न सिर्फ जीभ जला रही है, बल्कि फुटकर बाजार में 130 रुपये किलो बिक कर जेब भी जला रही है। फिर आप देखिए क्या कि पिछले महीने ये 60 रुपये थी, मगर मांग आपूर्ति में अंतर, जलवायु कीमतें बढ़ जाने की मुख्य वजह है। बेंगलुरु के ग्रामीण इलाकों के अलावा कर्नाटक के कोलार, रामनगर, चिक्काबराल जैसे मिर्च उत्पादक जिलों में भी लीफ कर्ल रोग ने स्थिति और ख़राब की है। ये बीमारी मुख्य तौर पर चिली लीफ कर्ल वायरस से होती है, जिससे पौधे की ग्रोथ बाधित होती है, निशान पड़ते हैं। कई मिर्च उत्पादकों ने संक्रमण रोकने के लिए कीटनाशक डाला, पर असर नहीं पड़ा। GLCV के लिए इसी सही दवा वैज्ञानिक समाधान की कमी है। इससे हतोत्साहित होकर मिर्च उत्पादक दूसरी फसलों को और मुड़ गए। मिर्च कई राज्यों की मुख्य फसल नहीं है, पर किसान बची जमीन पर उगाते हैं और इसलिए सभी जगह होती है। GLCV के बाद किसानों ने मिर्च उगाने की आदत छोड़ दी है। इसके चलते कुल उत्पादन 30% कम हुआ है। इसके अलावा मिर्च के पौधे को अच्छी नमी चाहिए होती है, भले वे पानी में ना डूबे हो। देखिए इसके अलावा मिर्च के पौधे को अच्छी नमी चाहिए होती है, भले वे पानी में ना डूबे रहे। गिरते जल स्तर से किसान मिर्च के प्रति उदासीन है। अब मानसून के साथ कई किसानों ने फसल बो दी है और 2 महीने बाद कीमतें गिर सकती है। हालांकि मिर्च उगाने और बाजार तक आने में 8 हफ्ते लगते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए यहाँ पर हरी मिर्च आमतौर पर टेबल पर्पस से उगाई जाती है, जो बताता है कि फसल हरी और बिना पके ही काट ली गई है। वहीं लाल मिर्च विभिन्न उद्देश्यों से काटी जाती है, जैसे मसाला बनाना, औद्योगिक प्रयोगों के लिए लाल रंग का उत्पादन, तेल प्रसंस्करण आदि। किसान आमतौर पर हरी से लाल मिर्च बनाने में ज़्यादा कमाते हैं। इसलिए जब सप्लाई पहले ही बनती है कम उत्पादन की, इसलिए सप्लाई जब पहले ही बढ़ती है, कम उत्पादन की कीमतें बनती है या कम या बढ़ी है
बटी है, कम उत्पादन की कीमतें बढ़ा दी। अब यहाँ देखिए, अगर डाइनिंग टेबल पर खाने को देखकर तो अच्छा महसूस ना हो, तो खाने की खुशबू ना आए, तो आपके लिए प्यार से खाने बनाने वाले शख्स को दोषी ना ठहराए। हो सकता है कि देखिए, हो सकता है कि किचन संभालने वाला सदस्य जरा सी धनिया के लिए ज़्यादा पैसे देने के मूड में ना हो। भारी गर्मी ने इसकी ग्रोथ पर असर डाला है, फसल देर से आई, अब बारिश ने धनिया उत्पादन पर असर डाला है, इसलिए 70% महंगी है। ताज्जुब नहीं कि एक राज्य जो अपनी गर्म जलवायु के कारण रोजमर्रा की सब्जियों के ज़्यादातर बाजार पर निर्भर है, वह धीरे धीरे टेरेस गार्डन के औजार है। घर के बजट में दो तरीके से मदद कर रहा है। किचन गार्डन के कारण घर की ऊपरी मंजिल ठंडी रहती है, जिससे नमकीन जलवायु निपटने में मदद मिलती है। दूसरा, आसानी से उगने वाली सब्जियों जैसे टमाटर और मिर्च के अलावा कई पत्तेदार एवं जड़ों वाली सब्जियों उगाकर किचन बजट को मैनेज करने में मदद मिल रही है। जापानी उत्तर दक्षिण भारतीय भी अब धीरे धीरे घर का जगह देखिए घर की जगह का अधिकतम इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। चाहे छत, आगे का लॉन, बैक यार्ड या फिर सीढ़ियों के बगल वाली जगह हो। कुछ लोगों ने कार पार्किंग के ऊपर कृत्रिम छत बनाकर सब्जियां उगाने के लिए गमले रखना शुरू कर दिए। किचन ट्रिक्स सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली वीडियो लेसन में से एक है। किचन ट्रिक्स देखिए, फंडा यह कि जलवायु की देखिए यहाँ पर क्या कि जलवायु या किसानों के खेत बगीचे में फसल की स्थिति हमारे हाथ में। देखिए, निष्कर्ष हुआ कि जलवायु या किसानों के खेत बगीचे हमें फसल की स्थिति हमारे हाथ में नहीं है, पर हम व्यक्तिगत स्तर पर किचन गार्डन को समाधान के रूप में देख सकते हैं, जिससे बाजार में बढ़ती कीमतें हमारे फूड बजट को ना बिगाड़े। कि समान नागरिक यहाँ जो कहा गया, समान नागरिक संहिता पर सच को जानना जरूरी है। यहाँ पे जो आपको शब्द देखिए, पिछले कुछ दिनों से खबरों की पर गौर करें तो साफ दिखता है कि लोकसभा चुनाव यूनिफॉर्म सिविल कोड ये तो देखिए यूसीसी क्या होता है, इसको समझिए। यहाँ पर यूसीसी क्या होता है, इसका सही से जवाब ना आम हिंदू पता और ना मुसलमान को। आम हिंदू की नज़र में मुसलमानों की 4 सात या 3 तलाक, लव जिहाद और बढ़ती आबादी को रोकने की तरकीब है। दूसरी ओर आम मुसलमान की नज़र में या उसके मजहब के खिलाफ साजिश। उन्हें लगता है कि यह लागू हो गया तो उन्हें भी अग्नि के फेरे लेकर निकाह करना होगा, लाशों को दफनाने की जगह जलाना होगा। इतना ही नहीं, हो सकता है कि दाढ़ी रखने और कुर्ता पैजामा पहनने पर भी पाबंदी हो जाए। गलतफहमियों के देखिए यहाँ पर गलतफहमियों के इस दौर में सच को समझना हमारा हक भी है और जिम्मेदार भी। यूसीसी का यह मतलब नहीं है कि सब धर्मों की रस्में, रीति रिवाज और पहनावे एक जैसे हो जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ यह है कि जिस तरह आपराधिक मामले जैसे चोरी, डकैती, दुष्कर्म, हत्या में सभी पर एक कानून लागू होता है, वैसे ही सिविल मामलों जैसे कि आपको विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेना, संपत्ति बंटवारा आदि में भी सभी के लिए समान कानून होंगे। देखिए, मुगल काल तक हिंदू व मुसलमान समुदायों के लिए अलग अलग कानून थे। अंग्रेजों ने 1861 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी और 1882 अपराध प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी बनाकर आपराधिक कानूनों के मामले में सभी को बराबर बना दिया था। विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध के लिए भी कानून बनाए गए, लेकिन इन मुद्दों की नजाकत को देखते हुए ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया गया। आज़ादी की लड़ाई देखिए यहाँ पर क्या, आज़ादी की लड़ाई के दौरान हाशिए पर खड़े वर्गों ने बराबरी की मांग बुलंद करनी शुरू की। डॉक्टर अंबेडकर ने यूसीसी का पुरजोर समर्थन किया ताकि स्त्रियों और दलितों को बराबरी का हक मिले। संविधान सभा में इस मुद्दे पर गर्मागर्म हंगामेदार बहस हुई, लेकिन अंततः सहमति बनी कि इसे संविधान के भाग 4 अर्थात राजनीतिक निदेशक तत्वों डीपीएसपी में रखा जाए। गौरतलब है कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक का हिस्सा शामिल है। संविधान की भाषा में कहे तो यह भाग शासन के आधारभूत महत्व का है, किंतु इसमें लिखी बातों को अदालत से लागू नहीं कराया जा सकता। यहाँ देखिए, इसी भाग में अनुच्छेद 44 आपको अनुच्छेद 44 है, जो कहता है कि राज्य समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करेगा। यूसीसी का उद्देश्य कोई भी नागरिक अपने धर्म या समुदाय के कानून के आड़ में शोषण या गैर बराबरी का शिकार न हो। इस उद्देश्य को हासिल करने के 2 तरीके थे। पहला यह कि एक झटके में सारे धर्मों के निजी कानूनों पर्सनल लॉज को खारिज करते हुए सभी के लिए समान कानून बना दिया जाए। यह रास्ता उस समय के माहौल में खासा मुश्किल था। दूसरा रास्ता यह था कि शुरुआत में सभी धर्मों के निजी कानूनों में ही ऐसे संशोधन कर दिए जाए कि वे प्रगतिशील एवं समतामूलक हो जाए। उदाहरण के हिंदू समाज कानून में संशोधन के हिंदू कोड बिल लाया गया था। आज़ादी के एकदम बाद में अंतिम सरकार के समय सर्वदलीय मंत्रिमंडल डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री, तो उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि हिंदू कोड बिल पारित हो जाए, पर नेहरू जी का तर्क था कि इतना बड़ा कदम जनता द्वारा चुनी गई सरकार को उठाना चाहिए। अब यहाँ उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि हिंदू कोड बिल पारित हो जाए, पर नेहरू जी का तर्क था कि इतना बड़ा कदम जनता द्वारा चुनी सरकार को ही उठाना चाहिए। उन्होंने 1951 के पहले आम चुनाव में यह मुद्दा जनता के सामने रखा और चुनाव जीतने के बाद 1955 हिंदू कोड बिल को 4 कानूनों के रूप में पारित कराया। लेकिन यहाँ पर क्या, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सेक्शन
एक्ट 1956 भी उन्हीं में शामिल थे। उस समय हिंदू समाज के कुछ रूढ़िवादी नेताओं इसका विरोध किया, पर नेहरू जी अडिग रहे। अब किंतु नेहरू जी की सरकार ने जिस शिद्दत से हिंदू समाज के प्रगतिशील कारण प्राप्त की, वैसी ताकत मुस्लिम समाज के मामले में नहीं दिखाई। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बरकरार रहा, जो चार निकाह 3 तलाक हलाला जैसी प्रथाओं को वैध बनाता था। देखिए, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बरकरार रहा, जो चार निकाह 3 तलाक हलाला जैसी प्रथाओं को वैध बनाता था। शाह बानो 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रगतिशील निर्णय दिया, किंतु राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पारित करके उसे शून्य कर दिया। ऐसा नहीं कि यूसीसी के विषय में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सिविल मामलों में कई ऐसे कानून बने जो अभी सभी धर्मों के लिए समान है। जैसे 1954 का विशेष विवाह अधिनियम, 1961 का दहेज प्रतिषेध अधिनियम और 2005 का घरेलू हिंसा अधिनियम इत्यादि। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक निर्णय ने भी काफ़ी हद तक समान कानून लागू किए हैं। समय आ गया कि हम दुनिया के बाकी सब एवं विकसित समाजों की तरह अपने देश में भी यूसीसी लाएं। सुप्रीम कोर्ट कई बार इसके पक्ष में सलाह दे चुका है। सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा रही, लगता है अब हकीकत बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर शुद्धता के पैरोकार नहीं जानते हैं भाषाएं कैसे समृद्ध होती है। हिंदी भी पकड़े अंग्रेजी वाली राह। इडली और समोसा देश के कोने कोने में लोकप्रिय है। क्या आपको पता है ये विदेशियों की देन है? समोसा हमारे यहाँ मध्य एशिया से आया और इडली इंडोनेशिया से। देखिए, भारत में आलू और मिर्च आए दक्षिण अमेरिका से, चाय और लीची चीन से आए हैं। सामान्य भारतीयों इन विदेशी व्यंजनों को सहर्ष अपनाया। क्या आप इनके बिना भारतीय भोजन कल्पना कर सकते हैं? अब भोजन से पहले भाषा की बात करते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, भाषा भेद भावनात्मक विषय है। पिछले 100-200 सालों में भारत में भाषा को लेकर कई आंदोलन हुए हैं। अधिकांश आंदोलन की मांग रही कि कोई विशेष कर केंद्र सरकार हम पर भाषा न थोपे। भाषाई साम्राज्यवाद का डर हर भाषा समूह को सताता है। अंग्रेजों ने हम पर शासन तो क्या ही हमारी संपत्ति भी लूट कर ले गए। यहाँ तक लूट शब्द भी अपनी भाषा में समाहित कर लिया। इसके अलावा भी बहुत से शब्द अपनाए। चंपीस आया शंपू, बंगला बन गया बंगलो और बरामदा से आया वेरांडा। बिरयानी, देखिए बिरयानी जरूर बिरयानी ही रही, जंगल भी जंगल ही रहा, लेकिन खाट बन गया काट और जगन्नाथ बना जगरनॉट। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में सैकड़ों भारतीय मूल के शब्द और हर वर्ष दर्जनों इसमें शामिल होते हैं। अंग्रेजी भाषा तो कभी संकट में आई नहीं, वह तो और भी समृद्ध हो रही है। हर साल पूरी दुनिया में करोड़ों लोग अंग्रेजी सीखने के लिए मेहनत करते हैं। हिंदी ने भी अंग्रेजी के भरपूर शब्द अपनाए हैं। हम में से अधिकांश लोग पेन से लिखते हैं, कलम से नहीं। ट्रेन से चलते हैं, कप से चाय पीते हैं, सुबह टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, साथ में खाने के सैंडविच ले जाते हैं अपने टिफिन बॉक्स में। बॉस कभी कभी हमें अपने साथ कॉफ़ी या जूस पिलाता है और ज़्यादा खुश हुआ तो अपनी कार में बैठाकर सिनेमा ले जाता है। आपको इस दिनचर्या के विवरण में कुछ अटपटा तो नहीं लगा? आम दिनचर्या पर ज़्यादा ध्यान से दौरा पड़े। इन वाक्यों में कई शब्द अंग्रेजी के हैं, लगभग सारी महत्वपूर्ण संज्ञाएं। अब देखिए, अटपटा इसलिए नहीं लगता कि हम लोगों ने जो औसत हिंदी भाषी हैं इन शब्दों को सरस अपना लिया। सिर्फ अंग्रेजी से ही नहीं, भारत की अन्य भाषाओं से भी हिंदी में शब्द आए हैं। वाग्मय, प्रगति, दैत्य शब्द मराठी से आए हैं। बांग्ला से गल्प, सम्राट, आपत्ति और अभिभावक। द्रविड़ भाषाओं से भी कई शब्द आए हैं। तमिल में सब्जी को कारी कहते हैं। तमिल में सब्जी को कारी कहते हैं और पुराने कन्नड़ में करी कहते हैं। इससे हमारी तरकारी आई। इलायची, सिकाकाई, काला मोर शब्द भी दक्षिण से ही आए हैं हिंदी में। एक विद्वान हुए थे आचार्य रघुवीर, भाषाविद, भारतीय संविधान सभा के सदस्य और कोशकार। उन्होंने 1.5 लाख शब्दों का वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी शब्दों को ईजाद किया। उसे ईजाद ही कहेंगे। उसका मानना था कि संस्कृत से हर चीज़ के लिए शब्द बन सकते हैं, पर उन्हें आंशिक सफलता ही मिली। सरकारी तंत्र ने तो उनके शब्द अपना लिए, पर आम हिंदी भाषी जनता ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया। आचार्य ने सीमेंट का नाम दिया था वज्रचूर्ण। ब्रश को कुर्च, ट्रेन को सयान और सिगरेट को धूम्रवर्तिका। अब
समझ गए ना कि इन लोगों ने इन शब्दों को क्यों नकारा, पर शायद इन्हीं महानुभाव के अनुसार मुझे बीएचयू से धातु की अभियांत्रिकी डिग्री मिली। मैकेनिकल वालों को यांत्रिकी में अभियांत्रिकी की डिग्री मिली है। प्रख्यात विद्वान भगवान सिंह लिखते हैं कि कई बार कवियों और विद्वानों के भ्रम रहता है कि वे नए शब्द गढ़ सकते, अच्छा कवि रचनाकार शब्द नहीं गढ़ता। वो उपलब्ध शब्दों के अर्थ और संयोजन से खेलता एक नया चमत्कार करता है। जब भी विद्वानों को शब्द गढ़ने का काम सौंपा गया, उन्होंने ऐसी शब्दावली गढ़ी कि उनके प्रचलन के बाद भाषा का सत्यानाश हो गया। देखिए, तो शब्द आखिर गढ़ता कौन? भगवान सिंह के अनुसार किसी भाषी समाज की पूंजी उनकी शब्द संपदा के भीतर समाहित होती है, परंतु ज्ञान का विस्तार कर नई वस्तु, तकनीक, खोज और आविष्कार से जुड़ा होता है। शब्द वे गढ़ते हैं जो इनका उत्पादन, विकास या आविष्कार करते हैं। देखिए, भाषा विज्ञान के जानकार अभिषेक अवंतस नीदरलैंड की लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उनका मानना है कि हिंदी के सरकारीकरण के से भाषा में कृत्रिमता आई है। हिंदी को की जो अपनी पहचान थी, उसको सरकारीकरण से नष्ट कर दिया। कई आम लोग जो हिंदी बात करते हुए भी सरकारी हिंदी समझ नहीं पाते और कई सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर आवेदन पत्र, देखिए आवेदन प्रपत्र एप्लीकेशन फॉर्म की चर्चा करते, इसमें कई ऐसे शब्द मिल जाएंगे। अभिप्रमाणित मतलब अटेस्टेड, अभ्यर्थी, कैंडिडेट, अनुक्रमणिका, सीक्वेंस, सत्यापित, वेरीफाइड, संलग्न, अटैच। एक सामान्य हिंदी भाषी के लिए इन शब्दों को समझना मुश्किल। आप भागशाली हैं तो शायद उसी फॉर्म में आपको अंग्रेजी में दिख जाएंगे। अक्सर लोग अंग्रेजी पढ़कर हिंदी शब्द का मतलब समझते हैं। अभिषेक अवंतस का कहना है कि राजनेता जिनका जनमानस जुड़ा रहना अति आवश्यक है, भाषा की नज़र पहचानते हैं। मसलन बीजेपी का कामयाबी चुनाव नारा मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन तो अरबी का एक शब्द है, इसकी जगह वे संभव भी कर सकते थे। कोई भी भाषा एक जीती जागती चीज़ है, इसे आप बांध कर रख दे तो कुछ समय के बाद ये मृत प्राय हो जाएगी। हिंदी खुद को संवारने में सक्षम है, अन्य भाषाओं से शब्द सरल स्वीकार करती है और अपना बना लेती है। हम आम हिंदी भाषी को पेट्रोल वाली बस में टिकट लेकर घूमने में ही मज़ा आता है। हम तो ऐसे ही हैं भैया। ये देखिए यहाँ पर, देखिए इंग्लिश के बिना तो काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। अब यहाँ पर देखिए क्या, यदि किसी के मन में सचमुच ग्लोबल सिटीजन बनने की लालसा हो तो उसका काम अंग्रेजी बिना नहीं चल सकता। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है बाबू। देखिए भैया जी, अंग्रेजी भविष्य का उपकरण है, फ्यूचर टूल। देखिए, यदि किसी के मन में सचमुच ग्लोबल सिटीजन बनने की लालसा हो तो उसका काम अंग्रेजी बिना नहीं चल सकता। अंग्रेजी भविष्य का उपकरण है, फ्यूचर टूल। भाषाओं के बारे में किए गए मोटे सर्व से ही नतीजा निकलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है चीन की मंदारिन। लगभग 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी ये प्राथमिक भाषाएँ हैं। दूसरे देशों मातृभाषा को प्राथमिक भाषा, प्राइमरी लैंग्वेज कहते हैं। यदि इनमें उन लोगों को भी शामिल कर ले जो इसे बोल और समझ सकते हैं, लेकिन जिनके लिए सेकेंडरी लैंग्वेज है तो मंदारिन भाषाओं की संख्या 1 अरब से भी ज़्यादा हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में भी यह मान्यता प्राप्त 6 भाषाओं में से एक है, लेकिन इसका भौगोलिक विस्तार कम है। यह सिर्फ चीन के एक बड़े हिस्से में बोली जाती है। इसके अलावा तिब्बत, ताइवान, सिंगापुर और ब्रुनेई में इसका कुछ चलन है। देखिए, बोलने वालों के लिहाज से स्पेनिश का नंबर दूसरा है, लेकिन इसका भौगोलिक विस्तार मंदारिन से कहीं ज़्यादा है। स्पेनिश के अलावा यह ब्राज़ील, चीन, इक्वाडोर, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, निकारागुआ, पराग, होंडुरास, गुयाना, ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर में भी प्रचलित है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी स्पेनिश बोलने वालों की अच्छी तादाद है। स्पेनिश 32 करोड़ लोगों की प्राथमिक भाषा है। स्पेनिश 32 करोड़ लोगों की प्राथमिक भाषा है। यदि इसमें सेकेंडरी लैंग्वेज वालों को भी जोड़े तो पूरी दुनिया में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इस भाषा का व्यवहार कर रहे हैं। यूएन की 6 मान्यता प्राप्त भाषाओं में एक स्पेनिश भी है। मंदारिन और स्पेनिश की तुलना में अंग्रेजी को अपना प्राइमरी लैंग्वेज बताने वालों की संख्या आज भी कम है। वैसे यह भी 32 करोड़ के आसपास ही है, लेकिन इसमें सेकेंडरी लैंग्वेज वालों को मिला दे तो यह स्पेनिश से कहीं ज़्यादा लोकप्रिय है। अंग्रेजी का सबसे मजबूत पक्ष इसका भौगोलिक विस्तार। ब्रिटेन के अलावा उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और अफ्रीका के ज़्यादातर देशों में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ यह प्रचलन में तो है, लेकिन खूब है, लेकिन इसे एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं माना जाता है। ज़्यादातर एशियाई देशों में इसे ऐसा ही दर्जा प्राप्त है। अब आगे हम देखिए, इसी क्रम में हिंदी को आप चौथे नंबर पर रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वह उर्दू, मैथिली और भोजपुरी आदि सबको अपना ही एक रूप माने। इस तरह देखिए, इस प्राइमरी लैंग्वेज की तरह हिंदी लगभग 2 करोड़ लोगों की भाषा है और दूसरी भाषा की तरह इसको अपनाने वालों को मिला दे तो पूरी दुनिया में लगभग 5.5 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में हिंदी का व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, हिंदी भी सिर्फ हिंदुस्तान कुछ राज्यों तक सिमटी हुई भाषा नहीं। यह नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस, त्रिनिदाद, टबेगो, सुरीनाम, फिजी और यूएई में भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि फ्यूचर में भारत से निकलने के बाद हम जाना किधर चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि फ्यूचर में भारत से निकलने के बाद हम जाना किधर चाहते हैं।
लेकिन सवाल यह है कि देखिए, लेकिन सवाल यह है कि फ्यूचर में भारत से निकलने के बाद हम जाना किधर चाहते हैं। जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ भी अंग्रेजी के सारे काम चल सकता है। जहाँ जहाँ हिंदी है, जहाँ जहाँ हिंदी वहाँ भी अंग्रेजी के सारे काम चल सकता है। लेकिन जहाँ सिर्फ अंग्रेजी, स्पेनिश या इस तरह की कोई और भाषा है, वहाँ सिर्फ हिंदी के सारे काम नहीं चल सकता। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है। तो आगे यहाँ पे देखिए, हाँ फिर आपको आगे यहाँ पे है, देखिए हिंदी की ताकत बढ़ाने के अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। फिर आगे यहाँ देखिए कि पिछले दिन हम लोग एक कार्यशाला में काम कर रहे थे जहाँ नृतत्व शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी के कुछ पाठ तैयार किया जाता है। हमें कई शब्दों में एनिमिज्म की व्याख्या करनी थी। यह प्रस्ताव ब्रिटिश समाजशास्त्री एडवर्ड टायर ने 19वीं सदी, ये उतना महत्वपूर्ण। यहाँ देखिए, लेकिन जब तक वो आत्मा शरीर में रहती है, शरीर जीवित रहता है। लेकिन जब वह निकल कर बाहर चली जाती है तो शरीर मृत हो जाता है। शरीर के खत्म हो जाने के बावजूद आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। टायर के अनुसार आदिम लोग यह मानते रहे हैं कि आत्मा शरीर से सिर्फ एक बार और अंतिम रूप से बाहर नहीं निकलती, बल्कि वह यूं भी शरीर से निकल कर विचरण करती है। जैसे नींद की अवस्था में हमारी आत्मा शरीर को मरा हुआ छोड़कर बाहर घूमती टहलती है। बहुत अच्छी बात कहा गया। जैसे नींद की अवस्था में हमारी आत्मा शरीर को मरा हुआ जैसा छोड़कर बाहर घूमती टहलती है, उसके इसी विचरण को हम स्वप्न की तरह देखते हैं। आदिम समाज की इसी समझ के बारे में टायर द्वारा दिए गए विवरण के और भी कई पक्ष हैं जो थे। देखिए, मनुष्य के भीतर एक नहीं बल्कि दो आत्माएं रहती है। एक वह जो उसके शरीर में ही घर बनाकर रहती है, उसे जीवित रखती है। इसलिए निद्रा के समय शरीर मृत की तरह निश्चल रहने के बावजूद मृत नहीं होता। दूसरी वह जो शरीर से बाहर निकल कर विचरण करती है, जिसकी घुमक्कड़ी को हम सपनों के रूप में देखते हैं। टायलर ने कहा कि ऐसे ही आदि विश्वासों से मानव समाजों में धर्म का विकास हुआ। देखिए यहाँ पर क्या कि हिंदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है, जबकि अंग्रेजी तीसरे पायदान पर है, वह भी हिंदी से काफ़ी पीछे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 45% से ज़्यादा आबादी हिंदी बोलती। 1991 की जनगणना में 49% से लोग ही हिंदी भाषी दर्ज किए गए थे। यानी देश में हिंदी भाषी ही नहीं बढ़ रहे, उनका प्रतिशत भी तेज़ी से बढ़ रहा है। वैसे भी जिस भाषा में दुनिया के 45 करोड़ लोग अपनी बात कर रहे हो, वह भाषा कमज़ोर नहीं हो सकती। फिर क्यों हमें ऐसा लगता है कि अंग्रेजी हमारी हिंदी को कमज़ोर बना रही है? इसलिए कि अंग्रेजी दुनिया के 75 देशों के सरकारी कामकाज की भाषा, जबकि हिंदी सिर्फ 2 देशों की। हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाने में शायद ही कोई विषय ऐसा हो जिसकी कुछ किया जाता है। आधुनिक और बुनियादी स्थापना हमने विदेशी विद्वानों और उनकी किताबों से ना ली हो। उनकी किताब और सिद्धांत अनुवाद कामिल बुर्के और तकनीकी शब्दावली आयोग के शब्दकोश देखकर नहीं किया जा सकता है। अपने बच्चों को उनकी स्थापना आप अनुदित साहित्य से नहीं पढ़ा सकते। इसके लिए पहले मौलिक किताबों को खुद पढ़ना और समझना होगा। उसके बाद जो किताबें आप हिंदी में लिखेंगे, उन्हें पढ़कर आप छात्र विषय को ठीक से समझ पाएंगे। देखिए, इसके लिए पहले मौलिक किताबों को खुद पढ़ना और समझना होगा। उसके बाद जो किताबें आप हिंदी में लिखेंगे, उन्हें पढ़कर आपके छात्र विषय को ठीक से समझ पाएंगे।